जेडीयू अध्यक्ष के पद से ललन सिंह की विदाई क्यों हुई? क्या ललन सिंह तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनाने की प्लानिंग कर रहे थे? क्या ललन सिंह आरजेडी के लिए उन 7 विधायकों का इंतजाम करने में लगे थे जिससे आरजेडी के पास मौजूद 115 विधायकों की संख्या 122 तक पहुंच जाती? अब नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली है। नीतीश अब सरकार के साथ साथ पार्टी भी चलाएंगे। नीतीश अब इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग की बातचीत करेंगे। नीतीश के हाथ में कमान जाने से बीजेपी भी खुश है। आखिर बीजेपी को इससे क्या फायदा है? क्या ललन सिंह को कुर्सी से उतारकर नीतीश ने जो तीर अपने हाथ में लिया है वो कांग्रेस और लालू पर निशाना लगाएगा? 2024 से ठीक पहले नीतीश पलट रहे हैं या पलटवार कर रहे हैं? समझिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले नीतीश कुमार क्यों बने जेडीयू के अध्यक्ष? क्या आरजेडी से नजदीकी की वजह से ललन सिंह को छोड़ना पड़ा पद? नीतीश ने जेडीयू का अध्यक्ष बदला, क्या अब गठबंधन भी बदलेंगे? सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। आज जेडीयू की बैठक में जो हुआ उसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। ये तय था कि ललन सिंह अध्यक्ष पद छोड़ेंगे और नीतीश कुमार नए अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन ललन सिंह को सम्मानजनक तरीके से विदाई देने के लिए पूरी कहानी गढ़ी गई। ललन सिंह के इस्तीफे के लिए जो वजह बताई गई वो ना बीजेपी को हजम हुई और ना ही कभी नीतीश के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा को। नीतीश कुमार पहले भी 2-3 गो प्रेसिडेंट को, जॉर्ज साहब को, शरद जी को, आरसीपी को, सबको हटा चुके हैं। इनको भी हटा दिया। नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद है। अब तो वो ये तय है कि वो कुछ ही महीना के मेहमान हैं मुख्यमंत्री पद के। अब लालू जी के आगे वो आत्मसमर्पण करें, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें, अन्यथा लालू जी पार्टी तोड़ने में माहिर हैं, तोड़ ताड़ करके सरकार बना लेंगे, ये देखते रह जाएंगे। ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष रहकर चुनाव लड़ना, इसमें क्या दिक्कत थी? राष्ट्रीय अध्यक्ष रहकर कोई विदेश में जाकर काम थोड़े करना पड़ता है कि उनको असुविधा होती है चुनाव लड़ने में। ये बिल्कुल बिना मतलब का तर्क है। असली कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेडीयू का काम ही कम कर रहे थे, आरजेडी के नेता के रूप में ही ज़्यादा काम कर रहे थे। और स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति नीतीश जी या उस पार्टी में या किसी पार्टी का कोई नेता कैसे बर्दाश्त करेगा? अगर इसके बावजूद कंटिन्यू करते ललन सिंह जी तो आगे चलकर और नुकसान हो सकता था जेडीयू का। तो इसके लिए उनका इस्तीफा हुआ है, बाकी और कोई दूसरा कारण नहीं। जेडीयू का अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार अब औपचारिक रूप से चुनाव और संगठन से जुड़े सभी फैसले लेंगे। साथ ही सीट शेयरिंग से लेकर प्रत्याशियों के चयन तक के सभी फैसले लेने का अधिकार अब नीतीश कुमार के पास है। इसके अलावा पार्टी और गठबंधन से जुड़े निर्णय के लिए भी नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है। जेडीयू की बैठक में 4 प्रस्ताव भी पास किए गए। जेडीयू ने इस मीटिंग के बाद अपना रुख साफ कर दिया है। पार्टी नेता केसी त्यागी ने साफ कहा कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के विचार के प्रधानमंत्री और संयोजक हैं। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक हैं, विचारों के प्रधानमंत्री। मैं बहुत कैटेगरिकली आपसे कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक हैं, विचारों के प्रधानमंत्री। जेडीयू सांसदों के मन में डर था कि ललन सिंह आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कमजोर पड़ सकते हैं। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। तब बड़ी पार्टी होने के बावजूद अपनी 5 सीटें छोड़ दी और जेडीयू के बराबर 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। जेडीयू के 16 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन बिहार में इस बार ये राह इतनी आसान नहीं है। कांग्रेस ने 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड की है।
इस गठबंधन में लेफ्ट पार्टियां हैं। अगर एक सीट भी उनके लिए छोड़ी गई तो 30 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू चुनाव लड़ेंगी। अगर यहां बराबरी का फॉर्मूला भी चला तब भी उसे एक सांसद की सीट छोड़नी होगी। जेडीयू के कई सांसद बीजेपी का साथ छोड़ने की वजह से पहले से ही नाराज हैं। जेडीयू का अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन बिना नीतीश कुमार के पार्टी में न पहले कभी कोई फैसला हुआ, न ही अब हो रहा था। फिर ललन सिंह को क्यों हटाया गया? आखिर इसकी क्या वजह रही? दरअसल लालू और तेजस्वी से ललन सिंह की करीबी की चर्चा पहले से ही थी, लेकिन माना जा रहा था कि नीतीश कुमार ललन सिंह से इसलिए नाराज थे क्योंकि ईडी गठबंधन की बैठक में ललन सिंह नीतीश के पद की दावेदारी को मजबूती से नहीं रख पाए। वहीं दिल्ली गठबंधन में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम बनाने का प्रस्ताव रखा, तब भी ललन सिंह चुप रहे। नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर खुद के लिए कभी किसी पद की मांग नहीं की, लेकिन जेडीयू के नेता उन्हें पीएम मटेरियल बताते हैं। ललन सिंह की चुप्पी की वजह से नीतीश न पीएम पद उम्मीदवार बन पाए और न ही उन्हें अभी तक ईडी गठबंधन का संयोजक बनाया गया। इसके अलावा जेडीयू विधायकों की सीक्रेट मीटिंग की खबरों ने भी नीतीश कुमार को नाराज कर दिया। नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। उनकी कदकाठी सहयोगी पार्टियों से बातचीत करने में, उनके साथ सीटों की तालमेल करने में, नीतिगत निर्णय लेने में, उसमें ज्यादा सुविधा हमको। ललन सिंह को हटाने की शुरुआत 13 सितंबर 2023 से ही हो गई थी। सितंबर महीने में नीतीश कुमार ने पार्टी के सबसे जमीनी कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। उस मीटिंग से ललन सिंह गायब रहे। कहा गया ललन सिंह बीमार है, लेकिन बैठक से ठीक पहले ललन सिंह ने राजगीर में एक बड़ी सभा को संबोधित किया था। 28 सितंबर को नीतीश ने विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक की। इसी बैठक के बाद नीतीश के करीबी अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच विवाद की खबरें आईं। नीतीश अशोक चौधरी के समर्थन में दिखे। इसके बाद नीतीश ने पार्टी के पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के साथ खुद बैठक की और 2024 की तैयारियों का रोड मैप सामने रखा। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि वो 2020 की गलती को नहीं दोहराएंगे, जब उन्होंने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन का अधिकार आरपी सिंह को दे दिया था। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां जातीय गणना की रिपोर्ट जारी हुई है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य में आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 75% किया गया है। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी इस उपलब्धि को चुनाव में भुनाना चाहते हैं, लेकिन ललन सिंह नीतीश कुमार के ओबीसी पॉलिटिक्स कार्ड में फिट नहीं बैठ रहे थे। नीतीश कुमार के कोर वोटर पिछड़े ही हैं। नीतीश ने ललन सिंह को हटाकर उन्हें मैसेज दिया कि पार्टी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी के हिसाब से काम करती है। नीतीश कुमार की पॉलिटिकल स्टाइल ऐसी है कि वो किसी भी गठबंधन में रहे, लेकिन उनके संबंध सभी पार्टियों में हैं। जेडीयू के दूसरे नेता और खुद नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते थे, लेकिन ललन सिंह खुलकर बीजेपी का विरोध कर रहे थे। माना जाता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने के पीछे ललन सिंह का ही हाथ था। अब ललन सिंह के हटने से बीजेपी भी नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख सकती है। ललन सिंह नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार G20 के भोज में जाएं। इसके बावजूद नीतीश कुमार न सिर्फ दिल्ली गए बल्कि पीएम मोदी से भी मुलाकात की। नीतीश ने बिहार में अमित शाह के साथ भी मंच साझा किया। इसके बाद नीतीश कुमार अरुण जेटली की जयंती में भी शामिल हुए। हालांकि बीजेपी अभी खुलकर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। वहां की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आज भी तैयार हैं कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव लड़े, दोनों को हराने का काम। हाँ, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, असहमति होती है, विचारों की भिन्नता होती है, नहीं मनभेद क्यों हो, कोई दुश्मनी थोड़ी है। और दूसरा ये नहीं, एनडीए में रहते हुए भी आप तो हमें अंडर एस्टिमेट करते हो। हमने तो तीनों सवाल उनके टंगवा दिए थे अपनी मित्र पार्टी। आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं होगा, नहीं हुआ 10 साल तक, जब तक मोदी जी नहीं आए। यूनिफॉर्म, खबरदार अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया, नहीं किया 10 साल उन्होंने। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मामला जब तक कोर्ट तय न करे फिर कोई नहीं चलाया। बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का,
10 साल तक किसी ने कहा हो तो बताओ। बीजेपी के रणनीतिकार जानते हैं कि अगर 2024 में 400 के करीब पहुंचना है तो उत्तर भारत में अधिक से अधिक सीटें जीतनी होंगी। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने जेडीयू के साथ मिलकर 40 में से 39 सीटें जीती थी। ऐसे में उसे इस बार भी 2019 जैसे ही परिणाम की जरूरत है, लेकिन मौजूदा हालात में ये मुमकिन नहीं लगता। हालांकि नीतीश कुमार साथ आते हैं तो ये संभव हो सकता है। दरअसल बीजेपी के पास बिहार में जनाधार तो है, लेकिन कोई एक चेहरा ऐसा नहीं है जिसके दम पर पूरे राज्य में बीजेपी को समर्थन मिल सके। 2019 में बीजेपी को बिहार में जो कामयाबी मिली उसमें नीतीश कुमार का भी अहम रोल था। इसके अलावा बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स के कैलकुलेशन में भी बीजेपी के लिए नीतीश का साथ जरूरी है। दरअसल यहां पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का अपना कास्ट वोट बैंक है। यूपी के मुकाबले कांग्रेस भी बिहार में ठीक स्थिति में है। ऐसे में बीजेपी के लिए नीतीश कुमार के बिना यहां की लड़ाई बेहद मुश्किल साबित हो सकती है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के पास भले ही लोकसभा की एक भी सीट ना हो, लेकिन उसका आधार वोट बैंक बेहद मजबूत है। बिहार में 17.70% मुस्लिम हैं और 14.26% यादव हैं। ये मिलाकर 32% होता है, जो पूरी तरह आरजेडी के साथ खड़ा है। इसमें न कभी बीजेपी सेंध लगा पाई, न ही इस वोट पर जेडीयू को कोई असर दिखा। चुनाव में आरजेडी की हार तभी होती है जब उसके खिलाफ बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में जेडीयू बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। ये जिसके साथ रहेगी, चुनावों में बढ़त भी उसी गठबंधन के पास होगी। बिहार के सियासी समीकरण भी क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग हैं। कई इलाकों में एनडीए के लिए लड़ाई काफी मुश्किल है। पिछले कुछ चुनावों के वोटिंग पैटर्न को देखें तो उत्तर बिहार में लोकसभा की 12 सीटें हैं। यहां पर एनडीए की स्थिति मजबूत है। वहीं मिथिलांचल की 9 सीटों पर भी एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन सीमांचल और पूर्वी बिहार में महागठबंधन मजबूत हालात में है। वहीं मगध इलाके में मामला 50-50 का है, यानी लोकसभा की 40 सीटों में से 19 पर एनडीए की स्थिति अच्छी नहीं है। नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष बनते ही राम मंदिर पर भी जेडीयू ने अपना रुख साफ कर दिया है। इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियां भले ही अयोध्या जाने को लेकर अभी फैसला नहीं कर पा रही हैं, लेकिन जेडीयू ने कह दिया कि अगर उन्हें बुलाया जाएगा तो वो जरूर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन राम मंदिर के लिए न्योता अगर मिलता है तो हमारी पार्टी उसमें निसंकोच शामिल होगी। ये पार्टी का ना एजेंडा होकर के ये सनातनी एजेंडा है और इसमें बगैर भेदभाव के सबको बुलाना चाहिए।